इन लाइव टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के सामने में मैं इंडियन हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें कुछ चुनिंदा टॉपिक ही मैंने रखे हैं, तो इन क्वेश्चनों पे डिस्कस करेंगे। वैसे अगर ये लाइव टेस्ट सीरीज होती तो और भी मजा आता। जैसे मैं कई जिन बच्चों ने ज्वाइन भी किया है ऑनलाइन, उनकी लाइव टेस्ट सीरीज भी चलती है। बहुत अच्छा लगता है, उसमें बच्चों के अलग अलग कॉन्सेप्ट भी आते हैं, व्यू आते हैं। चलो खैर शुरू करते हैं। जहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या सत्य है। यानी यहाँ जो सुभाष चंद्र बोस है, नेशनल मूवमेंट में उनका योगदान रहा, तो उनके संदर्भ में क्या सत्य है, हमें ये छांटना है। इस स्टूडेंट्स देखिए, ये कह रहा है कि ये 1921 में कांग्रेस से जुड़े थे। फिर दूसरे में कह रहा है इनके राजनीतिक गुरु CR दास थे। स्टूडेंट्स एक्चुअली में इन्होंने कलकत्ता यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया और यहाँ से ब्रिटेन चले गए और 1920 में इन्होंने ICS इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम दिया और उसमें 4th रैंक प्राप्त किया था। लेकिन इन्होंने तभी त्यागपत्र दे दिया और ये भारत चले आए। भारत में रहकर जब ये आए हैं तो ये गांधी जी और एक नाम आता है CR दास, चित्तरंजन दास, इनके संपर्क में आए और 1921 में इन्होंने CR दास को अपना राजनीतिक गुरु माना था और कांग्रेस से जुड़ गए थे। तो देखिए इसका मतलब ये दोनों ही सही है, यानी इसका सी इसका आंसर होगा, यानी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही, सेकंड दोनों सही है। सुभाष चंद्र बोस से मैंने कई क्वेश्चन उठाए हैं और मुझे नहीं लगता कि यहां से कुछ क्वेश्चन बनेगा भी। तो देखिए स्टूडेंट्स, निम्न में से कौन लाल किला मुकदमे में वकील नहीं था। ये जो क्वेश्चन है एक्चुअली में ये IAS 2006 प्री ऑप्शनल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसकी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। एक्चुअली में सुभाष चंद्र बोस जब INA के साथ आगे की ओर बढ़ रहे थे तो जापान और जर्मनी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर अधिकार कर लिया था। ये सुभाष को सौंप दिए थे। सुभाष ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा। लेकिन जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए और जापान की हार हो गई। जर्मनी ने भी सरेंडर कर दिया। तो ऐसे में 18 अगस्त 1945 को सुभाष ने बैंकॉक से टोक्यो के लिए उड़ान भरी और ताइपे एक द्वीप पड़ता है, वहां पर इनका एरोप्लेन क्रैश हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो INA है, इंडियन नेशनल आर्मी, इसके 3 सेनापति थे जिनका नाम प्रेम सहगल, गुरुदयाल सिंह ढिल्लो और मेजर शहनवाज खां, उनके ऊपर एक लाल किला मुकदमा चलाया गया था और उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। तो ऐसे में एक नाम आता है, ध्यान रखना, अरुणा आसफ अली, है ना, अरुणा आसफ अली। इनकी देखरेख में क्या हुआ, एक लाल किला बचाओ कमेटी बनाई गई थी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लाल किला मुकदमा यानी इसके जो आरोपी थे उनके बचाव के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उसमें कौन कौन वकील थे। स्टूडेंट्स, अरुणा आसफ अली भी हैं, जवाहरलाल नेहरू भी हैं, कैलाशनाथ काटजू भी हैं, और ध्यान रखना इसमें एक नाम और भी आता है, TP सप्रू भी हैं, TP सप्रू भी हैं। लेकिन इसमें राम मनोहर लोहिया नहीं थे। तो दूसरे का आंसर ध्यान रखना है, कौन शामिल नहीं था, तो इसका आंसर डी है, डी। अब हम लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लाल किला मुकदमा 1945 के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। स्टूडेंट्स, नवंबर 1945 में चल रहा है। देखिए उससे पहले एक वाइसराय होते थे जिनका नाम लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो, जो अगस्त प्रस्ताव लाया गया था, एक अगस्त प्रस्ताव लाया गया 1940 में। उससे पहले एक नाम सुना होगा आपने, एक ये जो 1937 में भारत के 8 प्रांतों में कांग्रेस की सरकार चली थी, कांग्रेस की सरकार, और एक कांग्रेस मंत्रिमंडल बना। 1939 तक इस कांग्रेस मंत्रिमंडल ने
क्या किया था, एक्चुअली में शासन किया, तो तभी लॉर्ड लिनलिथगो ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो उस समय भारत के अंदर इमरजेंसी लगा दी। तो ऐसे में जो कांग्रेस मंत्रिमंडल था उसने इसके विरोध में त्यागपत्र दे दिया, जिसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तो देखिए उस समय लॉर्ड लिनलिथगो हैं, ठीक, लेकिन उसके बाद जो आए हैं लॉर्ड वेवेल आए हैं, लॉर्ड वेवेल। और देखिए मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों से आईएनए के जो सेनापति थे उनकी सजा माफ कर दी थी। फिर हम लेकर चलते हैं निम्न में से किस पर लाल किला मुकदमा नहीं चलाया था। ये स्टूडेंट में क्वेश्चन आपको बता ही चुका हूं। मेजर सहन नवाज खां पे भी चला है, कर्नल प्रेम ढिल्लों पे भी चला है और गुरुदयान सिंह ढिल्लों पर भी चला है। लेकिन जो कैप्टन मोहन सिंह हैं इन पर यह नहीं चला था, यही इसका आंसर है, क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह का जो योगदान वो आईएनए में योगदान रहा, लेकिन इन पर मुकदमा नहीं चला था। डी इसका आंसर है। फिर हम लेकर चलते हैं निम्न में क्या गलत है, हमें गलत छांटना है। सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम सही द्वीप रखा, ये क्वेश्चन मैं अभी बता भी चुका हूं आपको। सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार का नाम सही द्वीप रखा, बिल्कुल यही, इसका नाम स्वराज द्वीप रखा था। चलो हम आगे स्टडी कर लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने बैंकॉक से टोक्यो जाते समय ये शहीद हुए थे। एक्चुअली में 18 अगस्त 1945 को सुभाष चंद्र बोस ने थाईलैंड में जो बैंकॉक है वहां से उड़ान भरी थी टोक्यो के लिए, और तभी ये शहीद हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम 1920 में पास किया था, ये भी ठीक है। तो स्टूडेंट्स वो गलत पूछ रहा है, तो इसमें गलत क्या है, बी, ये इसका आंसर है। फिर वो कह रहा है कि सुभाष चंद्र बोस पेशावर से काबुल किसकी मदद से पहुंचे थे। स्टूडेंट्स यहां पर कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी और उसी वर्ष इन्हें इन्हीं के घर कलकत्ता में कैद कर लिया गया था। तो ये वहां से जो फरार हुए हैं, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस 2002 में भी पूछा जा चुका है। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं, सुभाष चंद्र बोस जब ये कलकत्ता से पेशावर गए थे, कलकत्ता से पेशावर गए, तो इन्होंने एक पठान का वेश धारण किया था और उस पठान का नाम जियाउद्दीन था, जियाउद्दीन। यहां से ये काबुल जा रहे हैं। काबुल होते हुए ये पहले रूस आए थे, रूस के बाद जर्मनी गए और जर्मनी के बाद जापान आए और जापान के बाद सिंगापुर आए थे, सिंगापुर। तो स्टूडेंट्स तब इन्होंने नाम जियाउद्दीन रखा, लेकिन जब काबुल से रूस जा रहे हैं तो उस समय इन्होंने एक ईसाई का रूप धारण किया था और अपना नाम आर्लैंडो मोसाटा रखा था, आर्लैंडो मोसाटा नाम रखा था। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है इन्होंने क्या क्या नाम रखे थे। लेकिन जब ये काबुल से पेशावर से काबुल गए थे तो एक नाम आता है भगत राम, ध्यान रखना है। तो ये भगत राम के सहयोग से गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस के संदर्भ में क्या सही नहीं है स्टूडेंट्स, क्या सही नहीं है यानी गलत क्या है। देखिए ये सर्वाधिक 11 बार जेल गए, नो डाउट नेशनल मूवमेंट में सर्वाधिक जेल की सजा इन्हीं को हुई थी। 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, नो डाउट ये भी बिल्कुल ठीक है। अभी बताऊंगा मैं कहां कहां बने थे। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था, नो, जन्म इनका उड़ीसा के कटक में हुआ था। इनका जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था, ध्यान रखना है। तो गलत पूछ रहा है, तो यही इसका आंसर है। आगे देख लेते हैं। इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया था, बिल्कुल ठीक। एक्चुअली में स्टूडेंट्स कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष बने। एक बार कांग्रेस का एक 1938 में हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। और क्वेश्चन एक बार यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये हरिपुरा किस स्टेट के अंदर है, तो ये गुजरात में है। फिर ये 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। स्टूडेंट्स त्रिपुरी से मतलब होता है त्रिपुरी, एमपी जबलपुर के पास एक शहर है, त्रिपुरा स्टेट मत समझना। उसके भी ये अध्यक्ष बने थे। उस अधिवेशन में तो इन्होंने गांधी जी के प्रतिनिधि सीता पट्टाभिराय को पराजित भी किया था। तो कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष भी बने। ये नेहरू रिपोर्ट क्या है एक्चुअली में स्टूडेंट्स, मैं ये भी डिस्कस कर देता हूं। 1928 में एक भारत सचिव होते थे जिनका नाम लॉर्ड बर्कनहेड था। तो उन्होंने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखी थी कि तुम रोज संविधान बनाने की बात करते हो, तुम अपना संविधान बना सकते हो। तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये एक संविधान बनाया गया
चूंकि एमएल नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था तो इसलिए उसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट थी, जब ये अंतिम रूप से पारित होनी थी तो इसमें कुछ दलों ने सांप्रदायिकता की बात करी, जैसे सिखों के अकाली दल की बात कर सकते हैं, ऐसे ही मोहम्मद अली जिन्ना की बात कर सकते हैं। और ध्यान रखना है, भारत का युवा वर्ग भी इससे संतुष्ट नहीं था, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेट की बात थी और भारत का युवा वर्ग क्या चाहता था? पूर्ण आजादी चाहता था। तो देखिए, तो भारत के युवा वर्ग ने क्या किया, जिसमें यह भी शामिल है, एक ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी की थी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने वालों में ये भी हैं, और एक जवाहरलाल नेहरू का भी नाम आता है, और एक नाम सत्यजीत राय का भी नाम आता है। ठीक, तो ये 3 नाम आते हैं। नेक्स्ट में आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है, निम्न में सुभाष चंद्र बोस के बारे में क्या गलत है? स्टूडेंट्स देखिए, इन्होंने 1943 में सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार बनाई, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। इन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन चलाया था। अब देखिए, अगर ये टेस्ट पेपर लाइव होता मजा आ जाता, क्योंकि आपके क्वेश्चन 100% यहां पर गलत हो जाते। ये क्वेश्चन गलत हो जाता आपसे। मैंने कहा इन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन चलाया था, लेकिन ध्यान रखना, ये इन्होंने नहीं चलाया था। इन्होंने सिंगापुर से एक नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली चलो का भी नारा दिया। लेकिन स्टूडेंट्स, यहां दिल्ली चलो के नारे की बात नहीं है, यहां तो दिल्ली चलो आंदोलन की बात है। तो इन्होंने आंदोलन नहीं चलाया, ये दिल्ली चलो आंदोलन तो JL नेहरू ने चलाया था, JL नेहरू ने चलाया था। एक्चुअली में स्टूडेंट्स क्या था, गांधी जी ने एक व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाया था, जिसमें गिरफ्तार होने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। तो गांधी जी ने अपने उस मूवमेंट को जब वापस लिया तो उसे जवाहरलाल नेहरू ने चलाया, और उसी को दिल्ली चलो आंदोलन कहते हैं, और इसमें 20,000 लोगों ने गिरफ्तारी दी थी। नेक्स्ट, तो देखिए स्टूडेंट, गलत पूछना था, यही इसका आंसर है बी। सी पढ़ लेते हैं। इन्होंने सिंगापुर में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया, ये बिल्कुल ठीक है। ये क्रम से गुजरात और मध्य प्रदेश के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अधिवेशन के शहर का नाम नहीं दिया, और यह भी कह दिया सीक्वेंस। तो ध्यान रखना, ये बिल्कुल ठीक है। 1938 में गुजरात के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष बने, हरिपुरा, और मध्य प्रदेश में 1939 में, ये 38 है, 1939 में ये कांग्रेस के तिरपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष बने। ये तिरपुरी मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास है। मैं नेक्स्ट कंटेंट्स लेकर चलता हूं। देखिए, अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में क्या गलत है? भाई, अकबर की जो राजपूत नीति है, इसमें हमें क्या गलत नजर आ रहा है? देखिए, इसके द्वारा राजपूतों के राज्य का विलय नहीं किया गया, बिल्कुल ठीक है। देखिए, अकबर क्या है? अकबर महान है, और उसकी महानता के तो कई कारण हैं। चूंकि अकबर ने सभी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, लेकिन उसकी महानता का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसने अखिल भारत का निर्माण किया था। और अखिल भारत का जो निर्माण होगा, तो उस समय भारत एक्चुअली में स्टूडेंट डिसेंट्रलाइज होता था। डिसेंट्रलाइज से तात्पर्य भारत इस तरीके से बिखरा था। तो अकबर ने क्या किया? इस संपूर्ण भारत को एक किया, अर्थात सेंट्रलाइज या केंद्रीकृत किया। तो केंद्रीकृत किया, क्योंकि अकबर राज्य के अधीन राज्य हो इसका समर्थक नहीं था। तो अकबर ने राजपूतों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था, मित्रता और युद्ध का। अर्थात तुम अपनी इच्छा से मेरे मित्र बन जाओ, यानी अधीनता स्वीकार करो, अन्यथा मैं युद्ध करूंगा। तो अकबर की जिसने अधीनता स्वीकार की वो ठीक है, जिसने नहीं की उसे युद्ध के द्वारा अपने अधीन किया। तो अकबर ने यह कहा कि तुम मुझे टैक्स दो, मैं तुम्हें अपने दरबार में सम्मानित पद यानी मनसबदार बनाऊंगा। लेकिन अकबर ने किसी राज्य का विलय नहीं किया। वो गलत पूछ रहा है, लेकिन ये ठीक है। राजपूतों की बाह्य स्वतंत्रता बनी रही। देखिए, राजपूतों की बाह्य स्वतंत्रता बनी रही, और फिर कह रहा है कि राजपूतों की आंतरिक स्वतंत्रता बनी रही। तो देखिए, राजपूतों की बाह्य स्वतंत्रता बनी रही, यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अकबर ने राजपूतों के ऊपर एक कंडीशन यह भी थोपी थी कि अगर दो राजपूतों के बीच कोई विवाद होता है
विवाद होता है हो, मैं कोई इंटरफियर नहीं कर रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना है वो मेरे माध्यम से निपटाया जाएगा। तो देखिए वो स्वतंत्रता नहीं बनी रही थी, फिर राजपूतों की आंतरिक स्वतंत्रता बनी रही। देखिए ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अकबर ने कह दिया कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो, मुझे टैक्स दो, मैं तुम्हारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। फिर वो कह रहा है इससे राजपूतों की विदेशी नीति या विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी प्रभावित हुई। नो डाउट प्रभावित तो हुई। तो इसका आंसर आप समझ गए हैं। ये नेक्स्ट में देखता हूं, मुगल मेवाड़ संघर्ष की शासक के समय समाप्त हुआ था। एक्चुअली में स्टूडेंट्स, ये जो मेवाड़ राज्य है इसकी कैपिटल चित्तौड़ होती थी। अगर मैं अकबर के संदर्भ में बात करता हूं तो यहां पर एक शासक उदय सिंह था और इसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर नाम आता है महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। फिर इसके बाद यहां का शासक अमर सिंह आता है, तो अमर सिंह ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। देखिए 1603 तक अकबर ने मेवाड़ के और ध्यान दिया और अकबर ने अपने पुत्र सलीम को मेवाड़ के लिए नियुक्त भी किया था, लेकिन सलीम बादशाह बनना चाहता था। सलीम ने 1603 में इलाहाबाद में दरबार लगाना शुरू कर दिया और अकबर ने उसे समझाने के लिए अबुल फजल को भेजा था, लेकिन सलीम को लग रहा था कि बादशाह के कान अबुल फजल भर रहा है, तो उसने वीर सिंह बुंदेला के द्वारा अबुल फजल की हत्या करा दी। चलो खैर, अकबर के समय यानी मेवाड़ राज्य ने अधीनता स्वीकार नहीं की। उधर जहांगीर बना है और उधर अमर सिंह था। इन दोनों के बीच भी युद्ध होते रहे, लेकिन कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ था। तभी क्या हुआ, मेवाड़ में एक अकाल पड़ा और ऐसे में राणा धैर्य खो बैठा। तो उसने अपने सामंत और एक मामा है हरदास झाला और शुभकर्ण को संधि के लिए भेजा और 1615 में एक मेवाड़ की संधि होती है। मेवाड़ की संधि ये जहांगीर के समय होती है। मेवाड़ की संधि के द्वारा मुगल मेवाड़ संघर्ष समाप्त हुआ। सबसे पहले किस राज्य ने मित्रता के आधार पर मुगलों की अधीनता स्वीकार की? देखिए स्टूडेंट्स, अगर राजपूत नीति की बात करते हैं तो मुगलों में पहला अकबर है। अकबर ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। एक्चुअली में 1562 में ये जो बादशाह अकबर है, ये फतेहपुर सीकरी में मैनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर दर्शन के लिए जा रहा था। तो उसी समय आमेर का एक राजा है, आमेर का राजा जिसे हम भारमल कहते हैं, भारमल। स्टूडेंट्स, भारमल इसे हम बिहारी मल भी कहते हैं। इसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह भी अकबर से किया था। अपने पुत्र भगवान दास और पुत्र मन सिंह को भी अकबर की सेवा में नियुक्त किया था। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, ये आमेर है, आमेर। चलो यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूं। अभी अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि आमेर के शासक भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह अकबर से किया था। तो आमेर ने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। आप लोगों से कभी भी पूछा जा सकता है कि वो कौन कौन से राजपूत घराने हैं जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। तो ध्यान रखना, आमेर, बीकानेर और जैसलमेर 3 हैं। तो देखिए याद करना कितना आसान हो जाता है। आमेर रहे, यहां बीकानेर रहे, जैसलमेर रहे। तो इस तरीके से आप अपने पर्सनल कोड बना सकते हैं। इससे याद करने की क्षमता बढ़ जाती है। लेकिन स्टूडेंट प्रैक्टिस में बहुत रहना है। आपको शायद जानकारी नहीं है, बहुत स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख भी रहे होंगे। मैं ऑफलाइन भी क्लास लेता हूं, ऑनलाइन भी क्लास लेता हूं। जीत आईएएस की ऑफलाइन क्लास में भी मैं देखता हूं, ऑनलाइन में भी बहुत ऐसे स्टूडेंट जुड़े हैं। यहां तक कि ऐसे स्टूडेंट भी जुड़े हैं जो ऑलरेडी पीसीएस ऑफिसर हैं, लेकिन उन्हें एसडीएम या डिप्टी एसपी नहीं मिला है। और हर एक पीसीएस एस्पिरेंट की इच्छा होती है कि मुझे डिप्टी एसपी या डिप्टी कलेक्टर मिले। तो आप लोगों की फाइट उनके साथ है, तो बहुत ही सावधानी से काम करना है। इसलिए आप लोगों के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आप अपना सही सही मूल्यांकन कर सकते हैं कि आप कहां स्टैंड करते हैं। और जीत आईएएस की टीम के जितने भी एक्सपर्ट हैं उन्हीं सभी की सेक्शन वाइज टेस्ट सीरीज आपके पास तक आती रहेगी और इसका शेड्यूल प्रॉपर आप लोगों को दे भी दिया जाएगा। लेकिन सभी टेस्ट सीरीज यूट्यूब पे नहीं आएंगी। चलो मैं आगे बढ़ता हूं। निम्न में से किस राजपूत का वंश कछवाहा था? स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन देखिए, हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, मैंने कई पेपर दिए, आईएएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
करीब अब से 16-17 साल पहले। तो कछवा वंश ध्यान रखना है। किस राजपूत का वंश कछवा था? कछवा वंश। देखिए स्टूडेंट्स, यहां भारमल, देखो देखो ये भार है, भार। ये एक्चुअली में जो आमेर का शासक था, आमेर का शासक, उसका नाम भारमल है और उसको बिहारी मल भी कहते हैं। यही था पहले जिसने अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए और अधीनता स्वीकार की थी। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारमल किस वंश से बिलोंग करता था, तो ये कछवा वंश से है। ध्यान रखना, भारमल आमेर का शासक है, कछवा वंश का था। और आप लोगों से यह भी पूछा जा सकता है कि किस वंश ने अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की। ये तो आप जानते ही हैं, मेवाड़ यानी चित्तौड़ जिसकी राजधानी है, महाराणा प्रताप था, इसने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो ये भी पूछ सकता है कि ये किस वंश का है, तो देखिए ये सिसोदिया वंश का है, ये सिसोदिया वंश का है। नेक्स्ट, किस राज्य ने अभी भी कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, वो मैं बता ही चुका हूं, वो मेवाड़ है। नेक्स्ट लेकर चलता हूं, औरंगजेब ने किसे दक्षिण का सूबेदार चुना था? स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है। देखिए एक्चुअली में ये जो औरंगजेब है, ये भी दक्षिण का 2 बार सूबेदार रहा था। 2 बार दक्षिण का सूबेदार ये भी रहा, यानी अपने पिता के काल में। तो देखिए एक बार तो ये 36 से 44 तक रहा था, फिर 45 में इसे बुला लिया गया और ये मालवा और गुजरात का सूबेदार रहा, और उसके बाद 52 से लेकर 58 तक भी औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार रहा। यानी शाहजहां के पुत्रों में जब उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हुआ था तो उस समय औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार था। तो देखिए औरंगजेब जब गद्दी पर बैठा है, प्रॉपर गद्दी पर जो बैठ रहा है, ये 59 में बैठ रहा है, तो इसने दक्षिण का सूबेदार अपने मामा शाइस्ता खां को चुना था। लेकिन शिवाजी ने 63 में उसे पराजित किया। क्या उसने शिवाजी से पूना का लाल महल छीन लिया था, लेकिन 63 में वो अपने परिवार के सहित वहां ठहरा था। शिवाजी ने उस पर आक्रमण किया और शाइस्ता खां का अंगूठा काट लिया और उसका पुत्र अब्दुल फतेह मारा गया। ये क्वेश्चन अभी कल पेपर हुआ है कोई उत्तराखंड का, उसमें भी पूछा है कि शाइस्ता खां को कहां पराजित किया? पूना में, क्योंकि पूना में ही लाल महल था जो शिवाजी का रेजिडेंस होता था। फिर शाइस्ता खां के बाद उसने जयसिंह को चुना था, ये जयसिंह इसका आंसर है। और 1665 में जयसिंह ने शिवाजी को पुरंदर के किले में घेर लिया, परिणाम स्वरूप एक पुरंदर की संधि भी हुई थी। आगे देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध का अकबर की ओर से किसने नेतृत्व किया? अरे यार सब जानते हैं। देखिए इसका नाम एक तो मानसिंह है, 2 लोग थे, मानसिंह और आसफ खां, यानी ए और बी दोनों सही हैं। इन्होंने नेतृत्व किया और अकबर की जीत भी हुई। लेकिन अकबर इन दोनों लोगों से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था, ध्यान रखिए, क्योंकि नहीं तो पूर्ण रूप से मेवाड़ को जीता जा सका, नहीं महाराणा प्रताप को मारा जा सका और नहीं उसे बंदी बनाया जा सका था। चलो नेक्स्ट देखते हैं, अकबर की राजपूत नीति के संदर्भ में क्या सही है? सुलह कुल की नीति ने इसमें योगदान दिया था, नो डाउट, बिल्कुल ठीक है। राजपूतों से अच्छे संबंध बनाने के पीछे आर्थिक कारण भी था, नो, बिल्कुल गलत है। अकबर के राजपूतों से अच्छे संबंध हैं, तो देखिए उसकी सुलह कुल की नीति इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके पीछे इकोनॉमिकल रीजन है, नो, ये बिल्कुल नहीं था। तो इसका आंसर क्या है? ए, यानी पहला सही है ना। कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स। ए, अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये अकबर को टैक्स देंगे अधीनता स्वीकार करके तो इसके पीछे आर्थिक कारण हो जाएगा, लेकिन नो, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है। ठीक, अरे अगर उनसे वो अधीनता स्वीकार करके टैक्स लेते हैं तो अकबर मनसबदार बनाता है, मनसबदारों की एक अपनी सेना होती है, इतना तो वेतन उनका बन भी जाता था। चलो आगे देखते हैं, अकबर के संबंध में क्या सही है? इनका जन्म पंजाब में हुआ था, नो डाउट। पंजाब में एक जगह का नाम अमरकोट है, अमरकोट का एक राजा था जिसका नाम राणा वीरसाल था, राणा वीरसाल। तो राणा वीरसाल के किले में हुआ, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसके 3 पुत्रों में एक की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, वैसे तो दो की हो गई है, गौण पॉइंट है, हटा देते हैं इसे। ठीक, एक ही पुत्र जीवित था, तो तीसरा भी पढ़ते हैं।
एक बार देख लेता हूं वो क्या कह रहा है। देखिए इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं। अकबर के संबंध में क्या सही नहीं है, नहीं है, तो ये इसका विकल्प होना चाहिए। क्या सही नहीं है, तो देखिए इसमें कह रहा है इसका जन्म पंजाब में हुआ था, नो डाउट बिल्कुल सही है। फिर वो कह रहा है कि 3 पुत्रों में से एक की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर वो कह रहा है कि इसकी माता सुन्नी संप्रदाय की थी, लेकिन ये गलत है। हमीदा बानो, ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये सुन्नी नहीं बल्कि सिया थी, तो ये भी गलत हो गया। फिर वो कह रहा है मजहर की घोषणा 1575 में की थी, बिल्कुल गलत, क्योंकि 1575 में तो अकबर ने इबादत खाना बनाया था और 1579 में मजहर की घोषणा की थी, तो यहाँ 1579 होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर सही में क्या सही नहीं है, सॉरी ये ठीक ही था, ठीक ही था। ये क्या सही है, तो केवल ए सही है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया समझने में, तो ये तीनों गलत हैं, इसका आंसर ए होगा। फिर मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। हाँ देखिए निम्न में क्या गलत है, मजहर का प्रारूप शेख मुबारक ने तैयार किया था, नो डाउट बिल्कुल ठीक है। मजहर 1579 में मजहर का प्रारूप। फिर वो कह रहा है हमीदा बानो मीर अली अकबर की पुत्री थी, बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली में हुमायूं 1540 में कन्नौज, जिसे बिलग्राम का युद्ध कहते हैं, जब उसमें हुमायूं की हार हुई तो हुमायूं अपने परिवार सहित ईरान ऑब्लिक फारस चला आया और उसका एक भाई है हिंदाल, यहां नाम भी दिया है। ये हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की पुत्री हमीदा बानो से विवाह किया था, ये बिल्कुल ठीक है। अकबर को अपने चाचा हिंदाल का संरक्षण मिला था, ठीक है। अकबर ने पानीपत के दूसरे युद्ध में हेमू की हत्या की थी, नो नो नो, हेमू की हत्या तो बैरम खान ने की थी। देखिए पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में भले ही अकबर के साथ हुआ हो, लेकिन अकबर की ओर से नेतृत्व बैरम खान ने किया था, तो क्या गलत है, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मौर्य दरबार में मेगास्थनीज के बाद राजदूत के रूप में कौन आया था। अब एक्चुअली में जो पेपर था, मैंने ऑफलाइन पेपर लिया था, ये तो ऑफलाइन था, उन्हीं क्वेश्चनों को मैंने यहां डाल दिया, तो इसमें हर सेक्शन को टारगेट नहीं किया गया है। इसमें कुछ ही टॉपिक ऐसे हैं जिनको टारगेट किया गया, इंपॉर्टेंट है। तो हम मौर्याज देखते हैं। देखिए मौर्यों के दरबार में अगर हम मेगास्थनीज की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। अगर हम बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार के दरबार में डायमेकस आया था, यूनान से डायमेकस। याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया भी था कि इससे 3 चीज मांगी गई थी, अंजीर, शराब और दार्शनिक, और ये दार्शनिक नहीं लाया था, तो इसका आंसर है डायमेकस, ये आंसर है। डायोनिसियस नहीं है, डायोनिसियस तो नहीं है, ये तो यूनानी एक शासक था, टालमी सेकंड फिलाडेल्फस, ये तो उसने अशोक के दरबार में भेजा था। किसमें अशोक का व्यक्तिगत नाम आया है। स्टूडेंट्स देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अशोक का नाम किस किस अभिलेख में आया है। तो देखिए 4 अभिलेख हैं, मास्की, गुर्जरा, नेटूर और एक चौथा और भी है, उसका नाम उडनगोलन है, उडनगोलन, उडनगोलन। तो इसमें अशोक का नाम आया है। नेक्स्ट में देखता हूं, मौर्य काल में कंटक शोधन क्या था। स्टूडेंट्स एक्चुअली में मौर्य काल में जो जुडिशरी होती थी, न्यायपालिका, न्यायपालिका, ये 2 प्रकार की थी। एक दीवानी न्यायालय था, सिविल कोर्ट, और एक फौजदारी न्यायालय था, फौजदारी। इसे क्रिमिनल कोर्ट कहते थे। तो दीवानी न्यायालय को हम धर्मस्थ कहते हैं, धर्मस्थ, और इसका न्यायाधीश व्यवहारिक होता था, और इसे हम कंटक शोधन कहते थे, कंटक शोधन, कंटक शोधन कहते थे फौजदारी न्यायालय को, और इसका न्यायाधीश प्रतिष्ठा होता था। तो ये फौजदारी न्यायालय है। व्यवहारिक कौन था, अभी मैंने डिस्कस भी किया है, धर्मस्थ न्यायालय का न्यायाधीश होता था, तो न्यायाधीश, ये आंसर आ गया है। नेक्स्ट में आगे की ओर बढ़ता हूं, कौन मौर्य प्रशासन की जानकारी नहीं देता। देखिए अरसास से जानकारी मिलती है, इंडिका से भी मिलती है, अशोक के अभिलेखों से भी मिलती है, और मुद्रा राक्षस। स्टूडेंट्स देखिए मुद्रा राक्षस, इसके राइटर विशाख दत्त है। विशाख दत्त ने 2 पुस्तक लिखी है, एक मुद्रा राक्षस जो मौर्य वंश की जानकारी देती है, एक लिखी है देवी चंद्रगुप्तम जो रामगुप्त और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की जानकारी देती है। लेकिन मैंने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मौर्याज एम्पायर नहीं पूछा है, मैंने तो ये पूछा है मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये तीनों जानकारी देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की ये जानकारी नहीं देती है।
मौर्य काल में यार चांदी का एक सिक्का था। मौर्य काल का सबसे महत्वपूर्ण सिक्का चंद पण था और ये चांदी का था। निम्न में क्या सही नहीं है? व्यापारियों का समूह, देखिए मौर्य काल में व्यापारियों के समूह को सार्थ कहते थे और आईएएस 2004 प्रीलिम जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि व्यापारियों के जो समूह होता था उसके अध्यक्ष को क्या कहते थे? तो सार्थवाह कहते हैं, इसे हम सार्थवाह कहते थे। फिर देखिए युद्धों में प्रयोग होने वाला अस्त्र सथिन, बिल्कुल ठीक है। मौर्य काल में एक्चुअली में एक सथिन शब्द का प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि एक लंबी सी पत्थर की लाठ होती थी और उसमें लोहे की कील गड़ी होती थी, जिसे किले की दीवार से शत्रुओं के ऊपर फेंका जाता था, जिसमें सैकड़ों शत्रु माने जाते थे, मारे, इसलिए सथिन कहते हैं। किसानों से लिए जाने वाला सिंचाई कर पण्य था, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं है, यही इसका आंसर है। ये बिल्कुल गलत है यार, पण्य तो एक संकटकालीन कर था मौर्य काल में। मौर्य काल में इरिगेशन टैक्स का नाम था उद्रंग, उद्रंग टैक्स था। क्या सही है? उत्तर वैदिक काल की मुख्य फसल यव थी, बिल्कुल गलत, नो नो यार, उत्तर वैदिक काल की तो बिरही होती थी, चावल। मौर्यों की मुख्य फसल गन्ना थी, नो। क्या सही है वो पूछ रहा है, नो नो नो, ये भी नहीं है। फिर वो कह रहा है मौर्यों की मुख्य फसल धान थी और ऋग्वैदिक काल की मुख्य फसल बिरही थी, नो। ये ठीक है और ये गलत है। देखिए ऋग्वैदिक काल की मुख्य फसल यव थी, तो ये गलत हो गया। मुख्य फसल यव थी, नो। बिरही थी, ये भी गलत हो गया। गन्ना नहीं थी, अरे कौटिल्य ने तो गन्ने को सबसे निकृष्ट फसल बताया है, इसका आंसर धान है। अशोक अपने कौन से अभिलेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम बताता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, अशोक का जो 13वां शिलालेख है, ये 4 अभिलेख दिए हैं, चारों की कहानी सुना देता हूं। अशोक पहले शिलालेख में कहता है कि कल तक राज्य की रसोई में सैकड़ों पशु मारे जाते थे, आज केवल 3 पशु मारे जाते हैं, 2 मोर और 1 मर्ग, और भविष्य में ये भी नहीं मारे जाएंगे। दूसरे शिलालेख में अशोक दक्षिण भारत के राज्यों के नाम गिनाता है, चोल, पांड्यचेल, केरलपुत्र और सारीपुत्र। मैंने यहाँ हॉस्पिटल खुलवाए और जो औषधि उपलब्ध नहीं थी वो अवेलेबल कराई। तीसरे शिलालेख में अशोक रज्जुक प्रादेशिक जैसे अधिकारियों की बात करता है और 13वें शिलालेख में 5 यूनानी राजाओं के नाम गिनाता है और कलिंग युद्ध की जानकारी देता है। तो स्टूडेंट्स डी इसका आंसर है। फिर मैं लेकर चलता हूं निम्न में कौन सा स्थल ऐसा था जहां मकान कच्ची ईंटों के बने थे? अरे यार, कालीबंगा राजस्थान में है, सिंधु सभ्यता। कौन सा स्थल असामान्य था? इसका धोलावीरा है। एक्चुअली में स्टूडेंट्स देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जितने स्थल थे वो इस तरीके से 2 भागों में थे, लेकिन धोलावीरा एक ऐसा है, धोलावीरा गुजरात में एक्चुअली में, जो 3 भागों में बटा था। तो यही इसका आंसर है, धोलावीरा। और धोलावीरा के बारे में और डिस्कस कर देता हूं। यहां से कॉपर एडिक्ट मिला है, यानी ताम्रपत्र लेक मिला है, और इसके साथ साथ यहां से एक क्रीड़ा स्थल यानी प्लेग्राउंड भी मिला है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। किसकी उपाधि देवनाम प्रिय थी? देखिए स्टूडेंट्स, एक ईरानी शासक था और उसका नाम था अभी बता रहा हूं मैं आपको, दारा फर्स्ट। उसने देवनाम प्रिय की उपाधि धारण की थी। उसी से प्रभावित और अभिलेख लिखवाए थे। उसी से प्रभावित होकर अशोक के समकालीन एक शासक है श्रीलंका का तिष्य, उसने उपाधि धारण की, और फिर अशोक ने की, और फिर अशोक का एक पुत्र है दशरथ, उसने भी ये धारण की थी। शशिकांत दास कौन है यार? ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया, ये करंट का क्वेश्चन है, चलो मैं बता दूं। ये आरबीआई के कमिश्नर होते थे, ठीक, अब नहीं है। चलो हिस्ट्री का क्वेश्चन लेकर चलता हूं। अकबर की राजस्व व्यवस्था के संबंध में क्या गलत है? गलत छांटना है हमें। अकबर ने खालसा भूमि बढ़ाने का प्रयास किया, यानी सरकारी भूमि, ठीक है। अकबर की राजस्व व्यवस्था कल्याणकारी थी, मैंने आपको समझाया भी है, पढ़ाया था एक दिन, देखा होगा आपने। अकबर ने अपना वित्त मंत्री एतमत खां को चुना था, बिल्कुल ठीक है। अकबर की राजस्व व्यवस्था मौलिक थी, नो यार, यही आंसर है, यही आंसर है, गलत। क्योंकि अकबर की राजस्व व्यवस्था मौलिक नहीं थी, मौलिक तो शेरशाह सूरी की थी, है ना। शेरशाह सूरी की राजस्व व्यवस्था को इसने आगे बढ़ाया, और देखिए सूरी की राजस्व व्यवस्था में कुछ दोष थे और अकबर ने उस व्यवस्था को स्टडी किया और उन दोषों को दूर करके महान बन गया है। नेक्स्ट देखता हूं,
निम्न में क्या गलत है? अकबर ने खालसा भूमि पर 182 करोड़ नियुक्त किए थे। बिल्कुल ठीक। करोड़ी एक ऐसा अधिकारी था, नो डाउट, ठीक है। एक्चुअली में अकबर ने खालसा भूमि को 182 हिस्सों में बांटा। एक हिस्सा इतना बड़ा होता था जिससे सरकार को 1 करोड़ टन का टैक्स आता था, तो उस टैक्स को कलेक्ट जो करता था वहां का अधिकारी, है ना, करता था, उसे हम करोड़ी कहते थे। करोड़ टन का आता है इसलिए। फिर वो कह रहा है अकबर के समय जरीब पूर्ण रूप से लोहे की बनी थी। बिल्कुल गलत, अर्थात यही आंसर आएगा। अकबर ने बांस की जो कमचियां थी उन्हें इस तरीके से लोहे की कड़ियों से जोड़कर जरीब बनाई थी क्योंकि ये घट बढ़ नहीं सकती थी। राजस्व व्यवस्था में टोडरमल का योगदान था, ठीक है। तो इसका आंसर सी स्टूडेंट्स। सही चयन करना है। अबुल फजल के अनुसार बटाई प्रणाली 3 प्रकार की थी। अबुल फजल कहता है बटाई 3 प्रकार की थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई। बिल्कुल ठीक, सही चयन करना है। फिर वो कह रहा है रास बटाई में खड़ी फसल का बंटवारा होता था। बिल्कुल गलत, खड़ी फसल का बंटवारा नहीं होता था, ये तो खेत बटाई में होता था, है ना। लंक बटाई, खेत बटाई खड़ी फसल को बांट लेना। लंक बटाई फसल को काट लिया गया है, हार्वेस्टिंग हो गई है, अनाज मतलब सरकार अपना ले जाएगी, किसान अपना। रास बटाई आफ्टर थ्रेशिंग होता है, अनाज और भूसा अलग अलग करने के बाद। फिर वह लंक बटाई में अनाज भूसा अलग करने के बाद बंटवारा होता था। गलत, उपरोक्त सभी सत्य है, नो। तो ये इसमें सही है। अबुल फजल ने अकबर की तुलना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार, ये भी देखो मैंने डाल ही दिया है बच्चों आपके लिए। देखिए आग हवा पानी और मिट्टी, ये आंसर है। अबुल फजल ने अकबर की तुलना आग हवा पानी और मिट्टी से की थी। आग इंडिकेट करता है योद्धा, हवा का मतलब होता है व्यापारी, पानी का मतलब विद्वान होता है, विद्वानों को संरक्षण दिया, और मिट्टी का मतलब होता है किसानों को संरक्षण दिया था। आईने देशाला का विचार अकबर को किसने दिया था? ये टोडरमल है। आईने देशाला का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये फसलों के जो भाव होते हैं, फसलों के बेसिकली जो भाव होते हैं वो तय किए जाते थे। तो यहाँ अबुल फजल अपनी पुस्तक आईने अकबरी में कहता है कि बादशाह ने अपने शासन के 14 से 25 वर्ष तक के आंकड़े एकत्र किए। इसमें इसका मतलब होता है 1971 से लेकर के 80 तक आंकड़े तैयार किए और हर साल भाव तय करता था भैया। लेकिन आगे का जो भाव तय करेगा तो 10 साल के जो भाव थे उनका एवरेज निकाल के तय करेगा। तो टोटल ये है आईने देशाला। निम्न में सही युग्म का चयन करें। अकबर ने भूमि को 4 भागों में बांटा था, पोलज, प्रति, चच्चर और बंजर। पोलज 1 साल में 1 फसल 2 देती थी। प्रति 1 साल में 2 फसल, बिल्कुल गलत, 1 देती थी। चच्चर 3 या 4 साल में 1 फसल देती थी, यही ठीक है, सी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूं। निम्न में से सही चयन करें। अकबर ने सभी प्रकार की भूमि के लिए समान नीति अपनाई। बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं था, क्योंकि अकबर ने क्या किया, भूमि को उत्पादन के आधार पर पोलज, प्रति, चच्चर और बंजर 4 भागों में बांटा था। तो पोलज और प्रति के लिए अलग नीति थी और चच्चर और बंजर के लिए अलग। फिर वो कह रहा है चच्चर बंजर भूमि के समान आकार के 3 प्लॉट चुनकर उनके उत्पाद का एवरेज निकालकर 1/3 लिया। बिल्कुल गलत, ये पोलज और प्रति के लिए करता था। फिर वो कह रहा है अकबर ने जरीबाना और महासिलाना अन्य कर लेता था, ये भी बिल्कुल गलत है। जरीबाना सर्वेक्षण शुल्क होता है जो 2.5% शेरशाह सूरी लेता था। महासुलाना 5% होता है जो संग्रह शुल्क था, यह भी शेरशाह सूरी ने लिया था। फिर डी में कह रहा है कि अकबर ने राजपूतों से कोई कर नहीं लिया, है ना, सही चयन कर रहा है। तो देखिए यही इसका आंसर है, अकबर ने कोई कर नहीं लिया। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, बहुत माइनर सा है, बहुत ही ध्यान से सोचना है इस क्वेश्चन को। जब अधीनता स्वीकार करते थे ना, तो टैक्स तो वे भी देते थे, लेकिन उनमें सामान्यतः होता क्या था, अकबर राजपूतों से अधीनता स्वीकार करके अपने दरबार में सम्मानित पद देता था, अर्थात मनसब बना लेता था, मनसबदार बना लेता था। तो उस मनसबदार को भी वेतन दिया जाता था। तो अकबर वहां क्या करता था, वेतन जागीर के रूप में होता था। तो उन्हीं के राज्य की जो जागीर थी,
जिसे हम वतन जागीर कहते हैं, वो ही उनको दे देता था। तो कर न लेके जो कर बनता था उसके बदले में उनके वेतन के रूप में उन्हीं का भूखंड देता था। तो यहां इसका आंसर डी है। में निम्न में गलत क्या है? दास प्रथा अकबर ने 1562 समाप्त, ठीक है। मजहर की घोषणा 1568, नो, यही आंसर है। 1579 में फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद में मजहर की घोषणा की थी। इबादत खाना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो आंसर बी। अकबर ने दीन ए इलाही में कितने हिंदू थे? अरे यार बच्चों, एक ही तो था, बीरबल। बीरबल, और ये बीरबल अकबर की चमचागिरी भी करता था और इसका वास्तविक नाम महिस्तास था, महिस्तास। निम्न में कुतुबुद्दीन ऐबक ने वैवाहिक संबंध बनाए, इसमें क्या गलत है? स्टूडेंट्स, एक्चुअली में कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का गुलाम था। गोरी की जब मृत्यु हुई 1206 में, नॉर्थ वेस्ट में शाम की नमाज पढ़ रहा था और खुक्करों ने गोरी की हत्या की थी। तो गोरी के जो गुलाम थे, एक गुलाम ये है, एक गुलाम कुबाचा है जो उच्च और पंजाब का है, एक येलदौज है और गजनी का था। तो देखिए, येलदौज से बहन का विवाह किया इसने, बिल्कुल गलत। येलदौज से बहन का विवाह किया, नो, पुत्री का विवाह किया था। चलो, कुबाचा, कुबाचा से बहन का विवाह किया, बिल्कुल ठीक है। इल्तुतमिश से पुत्री का विवाह किया, उपरोक्त सभी सत्य हैं, वो कह रहा है। देखिए, हाँ, तो इसने कुतुबुद्दीन ऐबक से इल्तुतमिश से भी पुत्री का विवाह किया था। तो इसका आंसर ये है, समझ गए ना, ये इसका आंसर है। ऐबक के संबंध में क्या सही है? इसे कुरान खां कहते हैं, बिल्कुल ठीक। इसे लक्ता भी कहते हैं। ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शिष्य था, सभी सत्य हैं, नो डाउट। डी आंसर, सभी सत्य हैं। फिर लेकर चलते हैं, रजिया के पतन का कारण स्त्री होना था, ये स्टेटमेंट किसका है? स्टूडेंट्स देखिए, ये जो चालीसा था ना, बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था, है ना। तो रजिया के पतन का कारण ये चालीसा बना था। ये तो मिन्हास उस सिराज और एल्फिंस्टन, ये दोनों का स्टेटमेंट है, सी इसका आंसर। रजिया का विवाह अल्तुनिया से हुआ था, अल्तुनिया। इक्तेदारी व्यवस्था के क्या उद्देश्य नहीं था? तो देखिए स्टूडेंट्स, शांति व्यवस्था करना ये भी है, कर वसूलना भी है, साम्राज्य विस्तार करना भी है। डी इसका आंसर है। एक्चुअली में इसके जस्ट बाद आफ्टर 5 मिनट लाइव क्लास है इस बोर्ड पे, इसलिए थोड़ी सी मैं जल्दी कर रहा हूं। इक्ता क्या है? देखिए, इक्तेदारी प्रथा इल्तुतमिश ने अपनाई थी, इसे थोड़ा सा मैं बता देना चाहूंगा। तो देखिए, इक्ता का मतलब होता है विद्रोही प्रांत, यानी मुस्लिम शासकों ने संपूर्ण भारत को एक साथ नहीं जीता था। इस तरीके से भारत छोटे छोटे खंडों में बटा था। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सारे जो क्षेत्र थे, ये उन्होंने क्या किया, इनमें से ये जो क्षेत्र हैं, या हिंदू प्रजा होती थी, हिंदू शासन होता था, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे हैं जिन पर मुस्लिम शासकों का अधिकार हो गया, जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में। लेकिन इसमें से किसी ने तो इस्लाम शासन को स्वीकार किया और किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो जिसने स्वीकार नहीं किया, ऐसे क्षेत्र को इक्ता घोषित किया गया, इक्ता घोषित किया गया। ये विद्रोह करते थे। तो इल्तुतमिश ने यहाँ जिस अधिकारी की नियुक्ति की, उस अधिकारी को हम इक्तेदार कहते हैं, इक्तेदार। तो इक्तेदार का यहाँ पर पहला जो काम होता था, यहाँ शांति व्यवस्था स्थापित करना है। फिर वो कह रहा है कि तुम्हें यहाँ से कर वसूलना है। इल्तुतमिश कह रहा है कि यहाँ से कर वसूलो और इससे अपना खर्च चलाओ, और यदि खर्च चलाकर बचता है तो आप मेरे पास जमा कर सकते हैं। फिर तीसरा कह रहा है कि साम्राज्य विस्तार करना है, अर्थात इल्तुतमिश इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर जो हिंदू राज्य हैं, जैसे एक हिंदू ये है और एक ये है, इनमें लैक ऑफ यूनिटी, एकता का अभाव होता है, ये आपस में लड़ते हैं। तो अगर ये लड़ें तो तुम दो मुस्लिम राज्य किसी एक हिंदू का साथ देना, तो इस हिंदू की शक्ति बढ़ेगी और ये इस हिंदू को पराजित करके अपने राज्य में मिला लेगा। फिर तुम दोनों इस हिंदू पर आक्रमण करना, है ना, चूंकि उस शासक से संघर्ष के कारण ये कमजोर हो चुका है, उससे संबंध भी खराब हो चुके हैं, तुम इसे पराजित करोगे और पूरे राज्य को अपने में मिला लेना। तो आंसर डी।
किस सुल्तान ने नायब का पद बनाया था? स्टूडेंट ये आप जानते ही हैं, बैरम शाह ने बनाया था, जो रजिया के बाद आया था। किस सुल्तान की मृत्यु कारागार में हुई थी? देखिए, चालीसा ने कारागार में डाला था अलाउद्दीन मसूद शाह को 1242 से 46। फिर नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु बलबन द्वारा विष देने से हुई थी। ये इल्तुतमिश का अंतिम उत्तराधिकारी था, जिसने 1246 से लेकर के 66 तक शासन किया था। तो ये स्टेटमेंट जो है हसन निजामी का है। हसन निजामी ने स्टेटमेंट दिया। ये जो हसन निजामी है, इसने एक पुस्तक भी लिखी थी, ताजुल मासिर। आगे बढ़ता हूं। इल्तुतमिश के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखिए, इसने चांदी का सिक्का टंका चलाया, बिल्कुल ठीक है। इसने एक टकसाल विभाग बनाया, ये भी ठीक है। इसके सिक्कों पर फारसी भाषा में लिखा था, गलत रॉन्ग। स्टूडेंट्स, फारसी नहीं है बल्कि अरबी में टकसाल आदि का नाम लिखा था। तांबे का जीतल चलाया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 50 को कहते हैं फाजिल क्या है? देखिए, इक्तेदार द्वारा, अभी मैंने बताया कि इक्तेदार का काम होता था अपनी इक्ता से टैक्स कलेक्ट करना है, और इस टैक्स से ये खर्च चलाता था, और खर्च यदि कम पड़ता था तो सुल्तान के द्वारा और दे दिया जाता था। यदि बच जाता था तो खर्च निकालने के बाद जो बचता था उसे शाही खजाने में जमा करता था, और इसे फाजिल या फाजिल कहते हैं। स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, 50 वर्ड में मेंस में भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं। कौन सूफी संत महबूब ए इलाही? देखिए, इसका आंसर निजामुद्दीन औलिया है। निजामुद्दीन औलिया। महबूब ए इलाही का मतलब होता है ईश्वर का प्रिय। ईसाइयों का गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? अरे, उस दिन ईसा मसीह जो था, इसे सूली पर चढ़ाया गया। सी आंसर है। 2-3 क्वेश्चन और हैं। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम? मोहम्मद हुसैन है। और अकबर ने किसे कंठाभरण वाणी की उपाधि दी थी? तानसेन को दी थी। देखिए, तानसेन, इसका नाम राम तनु पांडे है। राम तनु पांडे था। तनु पांडे। इस राम तनु पांडे को अकबर रीवा से लाया था। रीवा से, है ना। ग्वालियर में इसका मकबरा भी बनवाया था तानसेन का। और तानसेन चूंकि एक संगीतज्ञ है और अकबर संगीत का प्रेमी था, तो अकबर ने इसे कंठाभरण वाणी की उपाधि से सम्मानित किया था। किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी? इसका बड़ा पुत्र है दाराशी को इसे शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी, और इसे 40,000 का मनसब भी दिया था, मनसब, और इसे अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया था। मुगल प्रशासन में मध्यमाश। देखिए स्टूडेंट्स, मध्यमाश का मतलब होता है, यह दिल्ली सल्तनत में आता है। मध्यमाश विद्वानों को दी जाने वाले राजस्व मुक्त भूमि। देखिए, मध्यमाश जो भूमि है, यह धार्मिक और शैक्षणिक उद्देश्य से दी जाती थी। यह भी 2 प्रकार की थी, वक्फ एंड इरात। वक्फ पेंशन के रूप, वक्फ धार्मिक कार्यों के लिए दी जाती थी, इरात पेंशन के रूप में दी जाती थी। और अब मैं लेकर चलता हूं लास्ट क्वेश्चन। अरे लास्ट क्या यार, ये तो, हाँ अच्छा, 56 क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स, टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए, जब जब जीत आइस की ओर से जितनी भी टेस्ट सीरीज आएंगी, वैसे जो आपकी टेस्ट सीरीज होंगी 2-4 तो हम यूट्यूब पे भी डालेंगे। जैसे हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, तो उसका स्ट्रेटजी कैसे होगी, ये तो आज मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन डाली है। एंसेंट की होगा एक पेपर, एक मिडवल का होगा, एक मॉडर्न का होगा, फिर एक पूरा हिस्ट्री का होगा। इसी तरीके से क्या होगा, ज्योग्राफी की बात करें, एक इंडियन ज्योग्राफी का होगा, एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का होगा, एक पूरा ज्योग्राफी का होगा। सारे सब्जेक्टों के इस तरीके से होने के बाद फिर आपकी प्रॉपर टेस्ट सीरीज शुरू होगी। वही 2 घंटे का पेपर है, पूरा पेपर, हर सेक्शन से इतने ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे जिस तरीके से कमीशन द्वारा उठाए जाते हैं। फिर 12 पेपर आपके इस तरीके से होंगे। और मैं समझता हूं कि अगर आपने इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लिया तो बहुत क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। आप देख भी रहे होंगे, हर क्वेश्चन को मैं 360 डिग्री पे, यानी चारों तरफ घुमा दे रहा हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, द क्लास यहीं कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।